हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे करे जा लोग? अरे गुरु जी एकदम चपुआ चौचक है और अब आपसे पढ़ना शुरू कर दिए। जी हाँ, मैंने आप सभी के लिए एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पर नई कक्षाएं शुरू कर दी है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले देखिए हमारा टेक्निक क्या रहेगा, सिलेबस जानेंगे। तो भैया करेजा मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अरे नहीं देखा है तो जाओ देख लो, चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, सारा नोट्स पीडीएफ फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी को जरूर ज्वाइन करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एसके टेलीग्राम पर हर चीज चीज भाई मिलती है। पीवाईक्यू आपका पेपर मिल जाएगा, हर एक चीज आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग यहाँ पे शुभारंभ करने वाले हैं वो है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान करने वाले हैं। और वो भी हम लोग पहले चैप्टर 1 जीवों में जनन हुआ करता था, लेकिन आज भैया बोर्ड ने कहा कि हटो हटो हटो, तुमको नहीं लाएंगे। हम लाएंगे किसको? पुष्पी पादपों में लैंगिनन। ये भैया करेजा क्या बना आपका? चैप्टर 1 बना। क्या बना? चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 आपका क्या है? एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बोलिए या फिर बोलिए लैंगिक प्रजनन। हम इसी चैप्टर को नहीं, अभी तो हम लोग जितना भी है 1 से 13 चैप्टर तक पूरा हैंड रिटेन नोट्स पर पढ़ेंगे। कि किस पे भैया? हैंड रिटेन नोट्स पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हैंड रिटेन नोट्स, क्योंकि देखो हैंड रिटेन नोट्स जो होता है ना, वो आपको अच्छे समझ में आता है और हाथ से लिखा गया होता है। मैंने हर एक पॉइंट को नोट किया है, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली। जहां पे जो भी रहेगा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ये इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर बताऊंगा। जी हाँ, फुल मैं आपको चैप्टर बताऊंगा। जैसे ही चैप्टर हमारा हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चीज चीज देख लेंगे, डाटा मेंशन कर लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है कि गुरु जी क्या हो रहा है क्या नहीं। टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यही नहीं, केमिस्ट्री नहीं बल्कि आपका फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी पूरी हम लोग तैयारी करवा देंगे। आने वाले जो 13 दिन रहेंगे आपके 12th बायोलॉजी जो रहेगा, ये आने वाले 13 दिनों में, जी हाँ, जो आपका 13 दिन रहेंगे इसमें आपके फुल 13 चैप्टर होने वाले हैं। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे हम लोग, करेजा लोग चैप्टर 13 तक जाएंगे कि नहीं। और उनको अब छोड़ दीजिए, अब उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि अब आपको क्या करनी है, पढ़ाई आ रहा है। गुरु जी उनसे दूर हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा गुरु जी वो कौन है? अच्छा, उनकी कसम खिला दे रहे। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। अरे गुरु जी मैंने तो वीडियो कब का शेयर कर दिया, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? गुरु जी मैं तो शेयर कर दिया हूँ, आप भी करिए ना। अरे गुरु जी क्या बताए हम आपको। चलिए सर, यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं क्या भैया? चैप्टर 1। चैप्टर 1, चैप्टर 1 क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन। बात समझिएगा, बात समझिएगा। पुष्पी मतलब जिसमें क्या होते हैं करेजा? फूल होते हैं। पादप मतलब क्या होता है? पौधा होता है। लैंगिक मतलब जिसमें दो जनक होते हैं। एक क्या रहेगा आपका? नर। दूसरा क्या गुरुजी? मादा। प्रजनन मतलब, हाँ, अरे गुरुजी बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना गुरुजी। समझ आ रहा है ना? बच्चे पैदा करना क्या हो जाएगा? प्रजनन। तो मतलब कि ऐसे पौधे जिसमें फूल होते हैं, और वो जो फूल होते हैं उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, और वो क्या करते हैं? जनन करके, जनन करके बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि एक नया फूल बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या गुरुजी, क्या गुरुजी हमारे सभी पादप लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। केवल केवल पुष्पी पादप यानी जो फूल होते हैं वही हमारे क्या कर सकते हैं भैया? वही हमारे क्या कर सकते हैं? जनन या प्रजनन कर सकते हैं। ये एक पॉइंट वाली चीज होती है जिसे आपको नोट करना क्या रहता है, बहुत ही करेजा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, यही चूक जाते हैं।
जिसके वजह से क्या हो जाता है ना, एकदम दिक्कत हो जाता है सर, दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही आपको चूक नहीं करनी है। बात समझे आप? तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले जानते हैं कि ये गुरुजी पुष्प यानी कि फ्लावर होता क्या है। अब फ्लावर में कई सारे पाई जाती है, जैसे कि पुष्पम फ्लावरिंग यानी कि खिलना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसे कहते हैं? पुष्पन। फ्लावरिंग किसे कहते हैं? तो पुष्प उत्पन्न होना पुष्पन कहलाता है, यानी कि फूल का बनना क्या कहलाता है सर? पुष्पन कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे सभी आवृतबीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? पादपों में जनन अवस्था पुष्पन के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। यदि जनन अवस्था मतलब कि अब ये फूल किसी अन्य फूल को पैदा करेगा। फूल पैदा बीज बनने वाला है। क्या बनने वाला है? फूल बीज बनने वाला है। तो यही क्या होता है? जनन अवस्था को प्रदर्शित करता है, और यही क्या होता है? पुष्पन द्वारा हम लोग देखते हैं। पादप यानी पादप मतलब पुष्पी पादप। क्या भैया? पुष्पी पादप, ध्यान दीजिएगा। पुष्पी पादप जैसे ही अपनी कायिक अवस्था पूरा कर जनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो पादप में सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? पुष्पक्रम बनता है। क्या बनता है? पुष्पक्रम बनता है। पुष्पक्रम के बाद पुष्पकलिका बनती है। उसके बाद पुष्प का क्या होता है गुरुदेव? निर्माण होता है। क्या होता है गुरुजी? अरे गुरुदेव, निर्माण होता है। गुरुदेव हमें हे ही वाला लाइनिया नहीं सुन जाए, बता ही देता तो मजा आई जाते। वो काहे करे जा कि जैसे ही कायिक अवस्था पूरा करके जनन अवस्था में प्रवेश करता है, अरे करे जा विवाह हुआ हो तक नहीं तो अरे बगल आ रहा गुरु जी, बहुत होता है, बहुत होता है। पड़ोसी गुरु जी शादी में जाएंगे, 10 दिन बाद ही है, अब उसकी शादी होने वाली है ना। अब शादी होने के बाद क्या करेगा भैया? अरे गुरु जी प्रोडक्ट तैयार करेगा वो बंदा। हाँ, कोई ना कोई बच्चा पैदा होगा गुरु जी 2-3 साल बाद, है कि नहीं? तो जब उसका बचपन समाप्त हुआ, जब उसका बचपन समाप्त हुआ, अब वो किसमें प्रवेश करा गुरु जी? जनन अवस्था में। तभी उसकी क्या करा दी गई? शादी करा दी गई, ताकि अपने वंशागति को बनाए रखे। हाँ, वो जो अपना धन उन कमाए रहेगा, उसका बच्चा क्या करे? यूज करे, नहीं तो बेकार हो जाएगा यार उसके जाने के बाद धन, है कि नहीं? बस वही है सर। अब भैया ये पुष्पक्रम होता क्या है? पुष्पी अक्ष या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों की जो व्यवस्था होती है, जो क्या होती है सर? व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी? पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पुष्पक्रम कहते हैं। समझ आ रहा है गरेजा? कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए भैया, छप जाना चाहिए। जैसे ही पादप कायिक प्रावस्था से प्रजनन प्रावस्था यानी जनन प्रावस्था में प्रवेश करता है, पत्तियों का विभोजतक क्या हो जाता है? विभोजतक, पुष्पी विभोजतक को, जिसे फ्लोअर प्राइमोडिया कहते हैं, में बदल जाता है, तथा इस दौरान होने वाले हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों से पुष्प का क्या होता है गुरुजी? निर्माण होता है। पुष्प का क्या होता है गुरुजी? निर्माण होता है। अब देखना, जो पुष्प हमारा होता है, जो हमारा पौधा होता है, पहले कायिक प्रावस्था को जब समाप्त करता है, क्या करता है भैया? कायिक प्रावस्था को क्या करता है सर जी? समाप्त करता है। जब कायिक प्रावस्था को समाप्त करता है, तो उसके पत्तियों का क्या होता है? विभोजतक होता है, जिसके बाद फ्लोरल प्राइमोडिया में क्या होता है? विभाजन होता है। इसके बाद पुष्पक्रम बनता है, पुष्प, फिर पुष्प कलिकाएं बनती है, फिर पुष्प का क्या होता है गुरुजी? लास्ट में निर्माण होता है। डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना? पादप की कायिक प्रावस्था के समाप्त होने व जनन प्रावस्था की शुरुआत को क्या कहते हैं? पुष्पन क्रिया द्वारा हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। और भैया ये रही, क्या रही? पुष्प की संरचना। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और ये देखिए भैया पुष्प की संरचना, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो होता है, इसको इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं आपका? अंडाशय कहलाता है। ये जो होता है वाहिदल होता है। यही जो निकले हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, डंठल है डंठल, ये क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। बीच वाले को, जो बीच वाला डंठल आया हुआ है, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? और ये जो होता है, ये इसको हम लोग पराग कोष बोलते हैं। और ये पंखुड़ी नहीं, बल्कि ये वाली जो होती है, ये पंखुड़ी कहलाती है।
और ये बीच वाला क्या है भैया, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और इसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। समझा रहा है ना, अरे गुरु जी चपुआ समझा रहा है, कोनो दिक्कत गुरु जी नहीं बा। अब देखना, अगर हम लोग एक माइंड मैप के थ्रू समझे तो यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू इसको हम लोग पूरा पूरा देख सकते हैं। जैसे देखना, एक पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प। तो पुष्प में मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है सहायक चक्र और दूसरा होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में बाह्य दल पुंज दल पाए जाते हैं और आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग पाया जाता है। समझा रहे हैं। और एक और पाया जाता है, दल पुंज के बाद एक पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। और जो पुंकेसर होता है, यह पुमंग की क्या होता है, इकाई होता है। इसमें तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुंतक। और इसी परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। और जो जायांग होता है, हम लोग अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। और ये क्या होती है, जायांग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी, जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडप या स्त्री केसर बोलते हैं गुरुजी। ये तीन भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें दलपुंज, बस पॉइंट ही नोट करना है। दलपुंज क्या होते हैं, यह प्रायः हरे रंग के होते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र होता है। वाह दल पुंज की इकाई वाह दल होता है। यह पुष्प की सुरक्षा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में क्या लेता है गुरुजी, यह भाग भी लेता है। उसके बाद गुरुजी है दलपुंज, जिसको बोलते हैं गुरुजी कुरोला। यह क्या होता है, रंगीन होता है। यह बाहर से दूसरा चक्र होता है। यह वाह दलपुंज के ठीक नीचे होता है। दलपुंज की इकाई दल या पंखुड़ी होती है। यह पुष्प को आकर्षक बनाता है ताकि परागण की क्रिया क्या हो सके गुरुजी, पूरी हो सके। ठीक है। उसके बाद आता है गुरुजी पुमंग। अभी गुरुदेव पुमंग क्या होता है, तो इसे ए से हम लोग दिखाते हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, यानी कि अनेक पुंकेसर मिलकर पुमंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह सबसे भीतर की ओर तीसरा चक्र होता है। कौन गुरुजी, पुमंग। समझ आ रहा है ना सर, बिल्कुल सर समझ आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला है गुरुजी जायांग। तो जायांग को गुरुजी हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, वही बायोलॉजी के अंदर। समझ आ रहा है ना। यह मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ शॉर्ट पॉइंट में है, अगर आपको लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर में नहीं आगे, नीट उट में आ जाता है कि जिसमें केवल पुंकेसर उपस्थित होता है उसे हम लोग पुंकेसरी पुष्प यानी नर पुष्प कहते हैं। और जिसमें केवल स्त्री केसर होता है उसे स्त्री केसरी, जिसे हम लोग मादा पुष्प कहते हैं। ये गुरुजी पुंकेसर क्या होता है, ध्यान देना। पुंकेसर को लघु बीजाणु धारी पर्ण कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुंतत्व। ये तीनों भाग गुरुजी हमारे क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके द्वारा किसी पौधे का क्या होता है गुरुजी, किसी पौधे यानी बीज का क्या होता है गुरुजी, निर्माण होता है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो केवल दो ही भाग पाया जाता है, एक परागकोश पाया जाता है, दूसरा पुंतत्व। ये योजी नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे योजी भी लिखा है। अगर आपसे पेपर में पूछे कि गुरुजी चित्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पे चित्र देख सकते हैं किसका, एक प्रारूपिक पुंकेसर और एक परागकोश, तीन आयामी अनुभाग यानी चित्र यहाँ देख सकते हैं काष्ठी परागकोश का। गुरुदेव यहाँ पे क्या है, आपका चित्र है, आप देख सकते हैं। ये आपका क्या भैया, परागकोश है, ठीक है ना। ये पुंकेसर का चित्र है गुरुजी। और जब इसके अंदर देखेंगे तो परागकोश द्विपालित होता है। देखिए यहाँ पे द्विपालित होती है, दो पालियां पाई जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं। और ये क्या है, परागकोश होता है। इसको गुरुजी हम लोग लाइन ऑफ टेसिसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर वो हम बोलते हैं गुरुजी योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। और इसके क्या है, डंठल तंतु है। बस यही है। परागकोश होता क्या है गुरुजी, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, एक एक करके देख लेते हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी होती है। पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ भाग परागकोश कहलाता है।
और इसमें क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। इसको भी नोट कर सकते हैं। योजी क्या होता है? यह द्विपालित परागकोश को दोनों पालियों को जोड़ने वाली क्या होती है? संरचना होती है। और पुंतत्व क्या होती है? जो पुंतत्व होती है गुरुजी, यह पुंकेसर का समीपस्थ भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, पुंतत्व कहलाता है। पुष्पासन से जुड़ा होता है गुरुजी, क्या कहलाता है? पुंतत्व कहलाता है। कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ के आगे कीवर्ड पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा पुष्प की क्या है गुरुजी? संरचना ही मैंने लाया है, ठीक ना। पुष्प के अनुदान काट का अगर आपसे कोई चित्र पूछे तो बस ये चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे शुरू करते हैं। ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पासन होता है। ऊपर की ओर आएंगे आपका, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला, ये आपका बीजांड कहलाता है। ये क्या बीजांड है? इसके बीच में भ्रूणकोश पाया जाता है, और ये पूरा पूरा फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसी को हम लोग मादा जननांग बोलते हैं। पुष्प का क्या बोलते हैं? मादा जननांग। और ये जो आपका बीजांड होता है, इसी को हम लोग गुरु बीजांड धान भी बोलते हैं। ध्यान देना, इसी बीजांड को गुरु बीजांड धान भी बोला जाता है। और ये आपका पुंतत्व है, ये आपका योजी है। और इसके अंदर परागकोश में जो पाया जाता है, जिसे हम लोग परागकोश क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधान पाए जाते हैं। जिसमें हमारे क्या पाए जाते हैं? परागकण। और परागकण को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। ध्यान देना यहाँ पे हर पॉइंट को। परागकोश को लघु बीजाणुधान बोलते हैं। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु बोलते हैं। और इन्हीं तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे सर, इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें जब हम लोग देख लेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आप देखिएगा, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है वर्तिकाग्र, और ये आपका वर्तिका है, और ये अंडाशय है। और इन्हीं तीनों रूप से हम इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं सर जी? हम स्त्री के सर बोले तो जायांग बोला जाता है। सुनने आ रहा है? अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ देखिए टॉप पे है, ये इधर। हर चीज गुरुजी आपके हाथों से बनाया गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बस आपके लिए। परागकोश के प्रकार, तो परागकोश दो प्रकार के होते हैं, द्विपालित परागकोश, एक पालित परागकोश। द्विपालित परागकोश क्या है? एक प्रारूपी परागकोश जिसमें दो पालियां पाई जाती हैं, द्विपालित परागकोश कहलाता है। जैसे कि धतूरा जो होता है गुरुजी, यह हमेशा द्विपालित परागकोश होता है, ठीक है ना। और एक पालित परागकोश क्या है? ऐसा परागकोश जिसमें केवल एक पाली होती है, एक पाली होती है, उसे हम लोग एक पालित परागकोश कहते हैं। ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा हमेशा जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं, उसमें आपका एक पालित परागकोश पाया जाता है। ओके, जैसे आपके जो गुड़हल होते हैं, यह भी हमारा मालवेसी कुल का पौधा है। कपास हो गया, भिंडी हो गया, इत्यादि जितने भी होते हैं, ये हमारे एक पालित परागकोश के होते हैं। तो कुछ यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, ये नीट उट जैसे एग्जाम के लिए, तो इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। मैंने पूरा पूरा इसको नोटेड बनाया, टेंशन नहीं लेने का। लघु बीजाणु, गुरुजी लघु बीजाणु यानी परागकोश का विकास कैसे होता है? जो परागकोश होता है उसका विकास कैसे होता है? परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। अच्छा गुरुजी, परागकोश, परागकोश में क्या पाया जाता है गुरुजी? हमारे जो लघु बीजाणु में पाए जाते हैं गुरुजी, सॉरी, परागकोश में हमारे परागकण पाए जाते हैं। देखिएगा परागकोश का सबसे पहले विकास कैसे होता है। तो परागकोश की अपरिपक्व अवस्था में अधिचर्म यानी कि बाह्य त्वचा से घिरे हुए अविभेदित प्राक विभोजतक में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे चतुष्कोणीय संरचना बनती है। क्या बनती है? चतुष्कोणीय यहाँ पे संरचना बनेगी। देखिए यहाँ पे ये हमारे क्या है? अविभेदित प्राग विभोजतक है, ठीक है ना, ये सारे सारे। और जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे एक चतुष्कीय संरचना बनती है। ये आपकी जहाँ पे प्रपंच कोशिकाएं होती हैं, फिर इसमें विभाजन होता है तो अधिचर्म बनता है, और ये प्रपंच कोशिकाएं बनती है। अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा काट के हम लोग ले रहे हैं। और जब इसमें परिणत विभाजन होता है, जो हमारी प्रपंच कोशिका होती है, परिणत विभाजन होती है, तो इसमें
इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और जब जब इसमें अनेक परिणत और अपनत विभाजन होते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या परागकोश का क्या होता है गुरुजी, लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे ये अधिचर्म होता है ऊपर वाला भाग। तो इसके नीचे वाले जो यहाँ पे देख रहे हैं एंडोथीसियम है, ये क्या है आपका एंडोथीसियम है ये वाला। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं। ये क्या होता है, टेपीटम होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग पोषक बोलते हैं। और जो गुरुजी हमारे परागकण को क्या कर प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। और ये क्या होते हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक यानी कि परागकण होते हैं, पराग कण होते हैं। समझ में आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। इसको लिख सकते हैं परिपक्व परागकोश की कार्ड का एक चित्र है, यही मेन यही चित्र है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक कोने की कोई एक हाइपोडर्मल कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करती है और यह कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिसे प्रपस्व कोशिका यानी कि आर्कियोस्पोरिल कोशिका कहते हैं। समझ आ रहा है। फिर आगे क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रपस्व कोशिका में परिणत विभाजन होता है कि जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। अधिचर्म की ओर वाली कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है एवं भीतर वाली कोशिका को हम लोग प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जन बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। उसके बाद जो हमारा गुरुजी प्राथमिक भित्तीय कोशिका में अनेक परिणत और अपनत विभाजन होते हैं, जिससे लघु बीजाणुधान या परागकोश भित्तियों का निर्माण होता है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन से लघु बीजाणुजन ऊतक क्या होते हैं गुरुजी, बनती है। ठीक है। उसके बाद आपका होता है परागकोश की संरचना या लघु बीजाणुधान की संरचना क्या होती है। तो एक प्रारूपिक द्विपालित परागकोश की संरचना के दो भागों में बांटा गया है। पहला परागकोश जिसको लघु बीजाणुधान की भित्तियां होती है और दूसरा होती है लघु बीजाणुजन ऊतक होते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे परागकोश की भित्तियां। अब ये गुरुजी परागकोश की भित्तियां देखेंगे तो परागकोश या लघु बीजाणुधान में बाहर से भीतर की ओर निम्नलिखित परतें पाई जाती है। बाहर से भीतर की ओर पहला अधिचर्म, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मध्य परत, चौथा आपका क्या है टेपिटम। देखिएगा पहला आपका अधिचर्म, ये बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर सबसे पहले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी, अधिचर्म बोलते हैं। उसके बाद गुरुजी क्या है हमारा एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम होता है। उसके बाद गुरुजी क्या होता है, मध्य परत होता है। क्या होता है गुरुजी, मध्य परत होता है। उसके बाद गुरुजी लास्ट में क्या पाया जाता है, टेपीटम पाया जाता है। टेपीटम पाया जाता है। टेपीटम कहाँ पे, ये वाला आपका क्या होता है, टेपीटम पाया जाता है। और इसी टेपीटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं। इसको आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, हालांकि कोई इसका वो नहीं है। देखिए यहाँ पे एंडोथीसियम मध्य परत टेपीटम का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अधिचर्म क्या होता है, एंडोथीसियम क्या होता है। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, मैंने नोट करवा दिया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना, पूरा पूरा है। मध्य परत क्या होता है, उसके बाद आपका टेपीटम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि टेपीटम होता क्या है। टेपीटम होता क्या है, परागकोश या लघु बीजाणुधान की सबसे आंतरिक परत टेपीटम कहलाती है। मैं इसका नोट्स पीडीएफ बनाकर सर, पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लेंगे। टेपीटम की कोशिकाओं में सघन बहुकेंद्रीय जीवित द्रव्य होता है। टेपीटम कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अमीबीय टेपीटम, दूसरा होता है स्थायी या ग्रंथि टेपीटम। जैसे टाइफा और आवृतबीजी पादप जो होते हैं उसमें अमीबीय टेपीटम पाया जाता है, और अधिकतर आवृतबीजी जितने पादप होते हैं उसमें अस्थायी या ग्रंथिल टेपीटम पाया जाता है।
ठीक है ना। जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं उसे हम लोग आवृत बीजी पौधे कहते हैं, ये बात ध्यान देना। टेपीटम के कार्य क्या होते हैं सर? टेपीटम का कार्य क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में छपने वाला, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। दूसरा, टेपीटम स्पोरोपोलिन का स्राव करता है, ठीक है ना। और तीसरा गुरुजी, पराग कीट का क्या करता है? श्रावण करता है। ये टेपीटम के क्या है गुरुजी? कार्य होते हैं। अच्छा, ये गुरुजी पराग कीट क्या होता है? ध्यान देना, पराग कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक चिपचिपा आवरण होता है, ठीक है। ये जो पराग कीट होते हैं। उसके बाद अगला है, टेपीटम से कैलेज एंजाइम का क्या होता है? श्रावण होता है, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नीट जैसे या बोर्ड जैसे एग्जाम के लिए कि यदि एक अपरिपक्व परागकोश से टेपीटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो भैया अगर टेपीटम नष्ट हो जाएगा तो जो परागकण को पोषण मिल रहा है वो बनेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो भी क्या हो जाएगा गुरुजी? नष्ट हो जाएगा। बस वही है और कुछ नहीं है। अगला है बीजाणुजन ऊतक। गुरुजी बीजाणुजन ऊतक क्या होता है? बीजाणुधानी या परागकोश में सबसे भीतर की और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन से निर्मित लघु बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है। क्लियर है? जिसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरो स्पोर मदर सेल बोला बोला जाता है। एमएमसी का पूरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है, का कार्य करती है। अगला गुरुजी हेडिंग है लघु बीजाणु जनन। भैया इंपॉर्टेंट है, करेजा करेजा इंपॉर्टेंट है, पेपरवा में छपने वाला है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये एमएमसी है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। जैसे जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है पहला, तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें इसमें अर्धसूत्रीय जब दूसरा विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, और जिसमें इनका केंद्रीय विभाजन होता है। इसके बाद जब इसके कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो यहाँ 4 4 लघु बीजाणु कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अगुणित लघु बीजाणु आपस में कैलोलोज नामक जटिल पदार्थों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो यह प्रायः हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सम चतुष्की फल की लघु बीजाणु चतुष्क और सम द्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब नोट किया जा रहा था तो मैंने इसमें नोट करवा दिया है कि यह अधिकांशतः द्विबीजपत्री आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है और यह प्राय एक बीजपत्री आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। अगला है आपका परागकण या नर युग्मोद्भिद। क्या होता है परागकण? भैया क्या होता है? तो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हुए लघु बीजाणुओं को परागकण कहा जाता है। बात ध्यान देना, परागकण क्या होता है? तो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हुए जो लघु बीजाणु होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। ये परागकण परिपक्व परागकोश के स्फुटन के दौरान परागपुटी में क्या हो जाते हैं? एकत्रित रहते हैं। परागकण एक सूक्ष्मदर्शी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इनका जो आकार यानी साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। परागकण की संरचना में अगर देखें हम तो 2 परतें हमें स्पष्ट दिखाई देती है, एक बाह्यचोल दूसरा अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है बाहरी परत होती है, अंतःचोल जो होता है ये भीतरी परत होती है। अच्छा, बाह्यचोल क्या होता है? जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं, क्या होता है? यह परागकण की सबसे बाहरी परत होती है। बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से क्या होती है? बनी रहती है। अच्छा, ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? यह सर्वाधिक प्रतिरोधकता वाला पदार्थ होता है जो उच्च ताप एवं प्रबल अम्लों के प्रति प्रतिरोधक होता है। स्पोरोपोलिन का जो स्राव होता है ये टेपीटम के द्वारा होता है। दूसरा होता है वाह्यचोल। अच्छा, ये वाह्यचोल क्या होता है गुरुजी? वाह्यचोल क्या होता है गुरुजी?
एक्साइन में जिस परत पर स्पोरोपोलिन नहीं होता उसे हम लोग छिद्र होता है, जिसे हम लोग जनन छिद्र या जन्म छिद्र कहा जाता है। इसी जनन छिद्र से परागनलिका परागकण के बाहर आती है। और अंतःचूल क्या होता है? यह परागकण की सबसे भीतरी परत होती है। अंतःचूल पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ आप देखिए, ये आपका क्या होता है? यह अंतःचूल होता है, ये आपका अंतःचूल होता है। और ये क्या होता है? आपका बाह्यचूल होता है। क्या होता है? बाह्यचूल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? जनन छिद्र है, ये आपका बाह्यचूल है। और ये आपका क्या है? अंतःचूल है। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे तो एक केंद्रक पाया जाता है, और ये क्या होते हैं? रिक्तिकाएं होती है। तो ये परागकण की क्या बना सकते हैं? संरचना बना सकते हैं। कुछ अगर लिखना है पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। परागकण नर्म कोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण में असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। जिसे बड़ी कोशिका जो होती है, जिनमें बड़ी कोशिका होती है, उसे कायिक केंद्रक का वह प्रसिद्धान युक्त होती है, और उसे हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है ना? और जो छोटी कोशिका होती हैं, जो जनन कोशिका है, और इस प्रकार परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था बनती है। हाँ, अधिकांशतः आवृतबीजी पादपों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में ही वर्तिका पर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। द्विकोशिकीय परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर्म को युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। कायिक कोशिका से परागनलिका का निर्माण होता है, जो जनन छिद्रों के माध्यम से परागकण के बाहर आती हैं, और दो अचल नर्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है, और यह मादा युग्मक तक क्या होती है? पहुंचाती है। एक अंकुरित जो परागकण होता है यहाँ पे है, इसका चित्र है। ये रसधानी होती है, ये बाह्यचूल है, और ये अंतःचूल है। और ये क्या है? आपका नर युग्मक है। और ये आपका क्या होता है? कायिक केंद्रक होता है। ठीक है ना? ये अंकुरित परागकण का अगर चित्र बनाया जाए तो वही बनता है हमेशा हमेशा। अगला है नर का विकास। सर, नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले जानते हैं नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। वह संरचना जिससे नर युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण या अंकुरित परागकण या नर्मकोद्भिद होते हैं। जो परागकण होते हैं या जो अंकुरित परागकण होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी नर युग्मकोद्भिद होता क्या है, तो जो हमारे परागकण होते हैं या फिर जो आपके अंकुरित परागकण होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका विकास कैसे होता है? यहाँ पे एक फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है ना? ये आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा इसमें असमान समसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पे ये निर्माण होता है, फिर इसमें अंकुरण होता है, तो यहाँ पे ये आपका फिगर है। इसको समझने के लिए, फिगर को समझने के लिए हमें यहाँ पे लिखी हुई चीजें पढ़नी पड़ेगी पहले। देखिए यहाँ पे होता क्या है? 60% आवृतबीजी पादप कुलों में परागकण वर्तिकाग्र पर ही द्विकोशिकीय अवस्था, एक बड़ी कोशिका जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, एक छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं, उसमें झड़ती है। आवृतबीजी पादपों में जनन कोशिका में विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात तीन चरणीय अवस्था में परागकण पर क्या पर जो परागकण होते हैं, यह हमारे वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? गुरुजी पहुंचते हैं। ये कायिक कोशिका क्या होती है? जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका, तो यह बड़ी कोशिका होती है। इसमें खाद्य अथवा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में रहता है। इसमें अनियमित आकार का बड़ा केंद्रक पाए जाते हैं। और जो दूसरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? जनन कोशिका बोलते हैं, जिसे जन्म कोशिका कहते हैं। तो यह एक छोटी कोशिका होती है। यह तर्कु के आकार की एक केंद्र की कोशिका है। यह कोशिका, यह कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, अगर आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके पेपर के लिए, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये भी आपका नहीं आने वाला है, तो कोई मतलब नहीं। ये भी पराग बैंक में नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा सर स्त्री केसर, जिसे हम लोग पुष्प का जायांग बोलते हैं। ये स्त्री केसर क्या होता है? यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत है, तो ध्यान देना। स्त्री केसर जिसे हम लोग पुष्प का जायांग बोलते हैं,
पुष्प में मादा जनांग का प्रतिनिधित्व जायांग करता है। जायांग की इकाई अंडप या स्त्री केसर होता है। एक जायांग में अंडपों की संख्या एक या एक से अधिक होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक अंडपी होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बहुअंडपी होता है। अच्छा, एक अंडपी क्या होता है, जब जायांग में केवल एक अंडप पाया जाता है तो इसे एक अंडपी कहते हैं। जैसे आम, नारियल जो होते हैं या एक अंडपी होते हैं। जितने अंडप उतने ही बीज। अच्छा, ये क्या और चीज है, जितने अंडप होते हैं उतने ही बीज पाए जाते हैं। अगर अंडपों की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसे तो बहुअंडपी कहते हैं ना। जब जायांग में एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं तो इसे हम लोग बहुअंडपी कहते हैं। जैसे गुड़हल, अफीम, चंपा इत्यादि होते हैं, ये हमारे बहुअंडपी होते हैं। अंडप या स्त्री केसर के इनके तीन भाग होते हैं, तीनों को पढ़ना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो सबसे पहले वर्तिकाग्र को देखते हैं कि वर्तिकाग्र क्या होता है गुरुजी। अंडक के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छत्रनुमा जो संरचना होती है वर्तिकाग्र कहलाती है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो परागकणों का अवतरण मंच यानी नीचे उतरना कहलाता है। उसके बाद है वर्तिकाग्र। ये वर्तिका वर्तिका क्या होती है सर जी, यह लंबी नली के आकार की संरचना है, ठीक है ना, जो खोखली या ठोस होती है, वर्तिका कहलाती है। यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अच्छा, अंडाशय क्या होता है, स्त्री केसर या अंडक का फूला हुआ आधारी भाग जो नीचे की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका अंडाशय है। ये जो फूला हुआ भाग है सर, अंडाशय है। इसके अंदर जो पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। बीजांड को क्या बोलते हैं, गुरु बीजांड धान बोलते हैं। और ये क्या आपका वर्तिका होता है और ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। और इसी पर परागकण आते हैं, ठीक है ना। हो गया, बस यही है और कुछ है ही नहीं यार। अगर बनाना चाहते हैं तो स्त्री केसर की संरचना बना सकते हैं। अच्छा, जायांग कितने प्रकार के होते हैं, वो भी अंडपों के आधार पर। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक युक्तांडपी, दूसरा वियुक्तांडपी। युक्तांडपी, जब बहुअंडपी के सभी अंडप आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं, जैसे अफीम। अब युक्तांडपी, जब बहुअंडपी के अंडप आपस में जुड़े नहीं रहते तो इसे हम लोग वियुक्तांडपी कहते हैं, जैसे चंपा यानी कि माइचेलिया जो होता है। बीजांड क्या होता है गुरुजी, बीजांड क्या होता है, अब देखना ये इंपॉर्टेंट है बीजांड। तो अंडप या स्त्रीकेसर के अंडाशय में आधारीय भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजाणु धान को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजांड बोलते हैं। बीजांड कोई पूछे आपसे तो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे सर जी, अंडप या स्त्रीकेसर के अंडाशय में आधारी भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजाणु धान को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गुरुजी बीजांड कहते हैं। समझ आ रहा है गुरुजी। आगे क्या लिखेंगे, एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक या एक से अधिक होती है। एक अंडाशय में बीजांडों की जो संख्या होती है एक या एक से अधिक होती है। ये तो नोट ही करा दिए हैं गुरुजी। आगे क्या लिखेंगे, अंडाशय में एक बीजांड जैसे अनाज, गेहूं, चावल, धान इत्यादि हमारे क्या होते हैं, एक बीजांड पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, बीजांड है, पूरा बीजांड सन, बीजांड वृंत, नाभिका, भ्रूणकोश, ये रेफे कहलाता है। यहाँ पे है, इस वाले भाग को हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। ये आपका क्या है, बीजांड क्या है, ये वाला जो बीच वाला भाग है अंतः अवतरण है, ये बाह्य आवरण है। और ये वाले भाग को निभाग या फिर हाइलम बोलते हैं। बीजांड की संरचना की बात करें तो यहाँ पे यही संरचना है, पूरा पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बना लीजिएगा। और इसके जितने भी भाग हैं यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, जैसे कि बीजांड वृंत, ठीक है ना, नाभिका, रेफे, अध्यावरण, बीजांड का, बीजांड द्वार, निभाग, भ्रूणकोश इत्यादि क्या होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना चाहते हैं तो ये आप नोट कर सकते हैं कि बीजांड वृंत क्या होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके लिखना है तो लिख लीजिएगा। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस मैंने जब नोट बना रहा था, नोट्स अपने हैंड रिटेन नोट्स को, तो मैंने इसमें नोट कर दिया था कि हाँ ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है तो इसके अंदर डेप्थ में भी जा सकता है। हालांकि इतने डेप्थ में जाना नहीं है तो ये आप नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है यार, गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु जी, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। गुरु बीजाणु जनन होता क्या है गुरु जी, किसे कहते हैं, तो गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया गुरु जी हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। गुरु बीजाणु या मात्र कोशिका से हम लोग गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गुरु जी, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु जी गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। अच्छा, होता है क्या गुरु जी, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बीजांड काय की कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिसे हम लोग प्रपस्व कोशिका यानी कि आर्कियोस्पोरिल सेल कहते हैं। इसमें परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, यह बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका निर्माण करती है, यानी कि एमएमसी का निर्माण करती है, जो कि द्विगुणित होती है, इसीलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत गुरुजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगा स्पोर मदर सेल है, जो कि द्विगुणित है। जिसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो कोशिका बन जाती है, और फिर इसमें जब अर्धसूत्री थर्ड विभाजन सेकंड विभाजन होता है तो इसमें चार गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना, जो कि अगुणित होती है। और ये हमारे रेखी गुरु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, देखिए यहाँ पे। और इसमें से हमारे दो अपहासित हो जाती हैं, जिसे अपहासित गुरु बीजाणु कहते हैं, और एक हमारी क्या होती है, क्रियाशील गुरु बीजाणु बनती है। यहाँ पे तीन नष्ट हो जाती हैं और एक हमारा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। अच्छा, गुरु बीजाणु जनन, वो आपका क्या, गुरु बीजाणु जनन है। इसी को क्या पूरे प्रोसेस क्या क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन बोला जाता है। अगर आपको लिखना है इसमें कि क्या होता है गुरुजी, प्रोसेस क्या होती है, तो लिख सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे चार अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखी गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिसमें से चार में से तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाता है और केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। और शेष तीन नष्ट गुरु बीजाणु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु के पोषण में क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं, ठीक है ना। मादा इमकोद्भिद का विकास, सर मादा इमकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है। इसमें समसूत्री पहला विभाजन होता है तो दो केंद्र की बनता है, जब समसूत्री सेकंड विभाजन होता है तो चार केंद्र की बनता है, जब समसूत्री थर्ड विभाजन होता है तो आठ केंद्र की का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। फिर इसके जो आठ केंद्र की कोशिका, इसमें जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहले से तीसरे तक केंद्र का विभाजन हो रहा था, और यहाँ पे अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यहाँ पर जाकर एक आपका क्या होता है गुरुजी, भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जो कि आपका 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। फिगर देख सकते हैं, ये जो नीचे 3 कोशिकाएं पाई जाती है, ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, 2 मध्य में। तो जो नीचे की ओर कोशिका पाई जाती है, इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो आपका ये जो अगल बगल होती है इसको सहायक कोशिका बोलते हैं, और मध्य वाले कोशिका को अंड कोशिका बोलते हैं। ये सब अगुणित है, यानी और बीच में हमारे द्वितीय केंद्रक पाया जाता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ऊपर की ओर प्रथमुखी कोशिका पाई जाती है, जो कि हमारी क्या रहती है, अगुणित रहती है, जिसे हम लोग निभागीय सिरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे ध्यान देना। सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा इमकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्र की अवस्था बनती है, जिसमें 3 केंद्रक निभागी सिरे की ओर और 2 केंद्रक केंद्र में तथा 3 केंद्रक बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित होता है, ठीक है। इसमें 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 कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसमें 7 कोशिकी एवं 8 केंद्र की कोशिका का भ्रूणकोश का क्या होता है, विकास होता है, और जो मादा इमकोद्भिद का प्रतिनिधित्व भी करता है। समझ आ रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो निभागी सिरे की ओर स्थित तीनों अगुणित कोशिकाएं, प्रथमुखी कोशिकाएं और सिरों की ओर स्थित जो 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक एक अंड कोशिका जो मादा इनको युग्मक होता है, और 2 सहायक कोशिकाएं तथा केंद्र वाली जो होती है उसको केंद्र की कोशिका कहते हैं। इस प्रकार अंड कोशिकाएं व सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण का क्या करते हैं, निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पे है सर जी, सहायक कोशिकाओं में तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, जो पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश की दिशा
का निर्धारण करता है, ठीक है ना। उसके बाद है एक बीजाणुज विकास। अच्छा, एक बीजाणुज विकास क्या होता है गुरुजी? एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का विकास एक बीजाणुज विकास कहलाता है। एक प्रारूपिक पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 7 कोशिकी एवं 8 केंद्रक होती है। 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। यह एक नोट कर सकते हैं, पढ़ वाला पॉइंट है। अब इसके बाद आता है सर जी पराग। ये हमारे परागण क्या होता है? सर परागण होता क्या है? तो पराग कोश से परागकणों का झड़कर या निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को गुरुजी हम लोग परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। परागण गुरुजी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण गुरुजी दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं गुरुजी, ये हमारे क्या है? परागकण है। और ये हमारे परागकण जो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं। ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। ये आपका क्या? वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र है। और ये आपका क्या है? परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर हो रहे हैं ट्रांसफर, इसी को हम लोग परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, ठीक है ना। परागण के प्रकार देखें तो एक क्या होता है गुरुजी? पहला जो होता है गुरुजी स्वयुग्मन। देखते हैं क्या होता है स्वयुग्मन, उसके बाद चित्र देखेंगे। स्वयुग्मन क्या होता है? परागकण की वह विधि जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे परागण की यह विधि जो होती है स्वयुग्मन कहलाती है। स्वयुग्मन को स्वपरागण भी कहा जाता है। यह अनुमानसिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से स्वपरागण होता है। स्वयुग्मन या स्वपरागण क्या होता है? देखना, ध्यान देना सर। जब हमारा एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प या खुद के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वयुग्मन कहलाता है। जब इसके परागकण किसी कीट के द्वारा किसी दूसरे पौधे के नेक्स्ट वाले वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो परनिषेचन या पर परागण कहलाता है। ये फिगर के द्वारा आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका सजात पुष्पी परागण। क्या होता है? वही है कि परागकण की इस विधि में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। इस विधि को सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक स्वयुग्मन है और एक सजात पुष्पी परागण है। स्वयुग्मन का मतलब है जब इसी पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरे तो स्वयुग्मन, और जब इसी पौधे के ए वाले पौधे के परागकण ये पुष्प के परागकण इस पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। और जब यही किसी दूसरे पौधे के पुष्प के पर पहुंच जाए तो परनिषेचन या पर परागण कहलाता है। बस वही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस समझने का हेरफेर है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं। पर निषेचन या पर परागण क्या होता है? तो परागण की ऐसी विधि जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो यह विधि पर निषेचन या पर परागण कहलाती है। पर निषेचन अनुवांशिक या पारिस्थितिक दोनों रूप से पर परागण है। इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। परागणों के आधार पर जो हमारे पुष्प होते हैं दो प्रकार के होते हैं पुष्प। एक बात ध्यान देना, एक होता है अनुमिल्ली पुष्प। क्या होता है? अनु अनुमिल्ली पुष्प क्या होता है? यह कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। इसमें स्वपरागण एवं पर परागण दोनों ही होता है। जैसे गुड़हल, सूरजमुखी का फूल, ये गलत है, ये गलत है। इसमें केवल हमेशा हमेशा क्या होता है? स्वपरागण होता है, ठीक है ना। इसमें हमेशा स्वपरागण होता है, ध्यान देना। और अनमूल्य पुष्प यह खिलते हैं और ये खुले रहते हैं और इसमें स्वपरागण होता है, ध्यान देना। वो गलत है सर जी, वो गलत है। अगला यहाँ पे स्वपरागण यानी स्वयुग्मन के लिए अनुकूलन बात करें तो लिख सकते हैं यह स्वपरागण तभी होगा जब वह जो पुष्प होगा वह उभय लिंगता होगा, उसमें समकाल पक्वता होगा और अनमिल्यता होगा, तभी उसमें क्या होगा? उस पौधे में क्या होगा? स्वपरागण होगा, स्वपरागण होगा। मतलब कोई पौधे में कब हमारा स्वपरागण की क्रिया प्रोसेस पूरी हो सकती है उसको लेकर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो उभय लिंगता क्या होता है गुरुजी? स्वपरागण के लिए पुष्प का उभयलिंगी होना आवश्यक है, अर्थात यदि एक पुष्प में नर व मादा दोनों जनाएं उपस्थित है
तो इसमें स्वयुग्मन होगा। जैसे गुड़हल हो गया, मटर हो गया, इत्यादि जो होते हैं इसमें हमारी क्या होते हैं, उभयलिंगता पाई जाने लगी। समकालपक्वता यानी कि द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प में नर व मादा जनांगों का एक समान समय पर परिपक्व होना समकालपक्वता कहलाता है, जो स्वपरागण क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये अनमिल्यता क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास होते हैं तथा एक समान समय में दोनों की परिपक्वन होता है, तो इसे अनुमिल्यता कहते हैं। और ऐसे पुष्प अनुमिल्ली पुष्प कहलाते हैं, जैसे बायोला और कनकौवा। ठीक है। उभयलिंगता, समकालपक्वता और अनुमूल्यता स्वपरागण को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। स्वपरागण के महत्व क्या क्या है, यानी कि लाभ क्या क्या है। तो यह परागण की सबसे सरल विधि होती है। इसमें परागकण एवं निषेचन की निश्चितता होती है। इसमें परागकणों की हानि बहुत ही कम होती है और इसके द्वारा शुद्ध वंश क्रम तैयार किया जाता है। और जो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा वांछित प्रकार के लक्षणों का संग्रहण भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वपरागण की हानि क्या क्या है गुरुजी, तो आप लिख सकते हैं, इसमें विकास का अवसर नहीं रहता क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। इस विधि से पादप की उपज में क्या होती है, निरंतर कमी आती है। दूसरा आपका होता है पर परागण गुरुजी। पर परागण क्या होता है, ध्यान देना यार। परागकण की वह विधि जिसमें एक पादप के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे पादप के पुष्प में वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पर परागण या परनिषेचन कहलाते हैं। पर परागण या परनिषेचन कहलाते हैं। ठीक है ना। पर परागण में जो होता है सर जी, पर परागण में जो होता है सर जी, परागकणों के एक पादप से दूसरे पादप तक स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पर परागण या एजेंट या साधन कहा जाता है। ठीक है ना। पर परागण के एजेंट क्या होते हैं, तो ये दो प्रकार के एजेंट होते हैं, अजीवी होते हैं और जीवी होते हैं। अजीवी मतलब वायु द्वारा, जल द्वारा अजीवी हो गए, और जीवी कीट परागण और पक्षी परागण, और जब चमगादड़ परागण होता है ये हमारे क्या होते हैं, जीवी होते हैं। अजीवी एजेंट जैसे कि वायु परागण द्वारा हमारा पर परागण क्या होता है। अच्छा, वायु परागण होता क्या है, इसी में हम लोग समझ लेंगे वायु परागण, ध्यान देना। तो पर परागण में जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसे हम लोग वायु परागण यानी कि एनीमोफिली कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु परागण परागण की सबसे सामान्य विधि है। वायु परागित पुष्प अनाकर्षक, रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। ठीक है। और ये इसमें क्या लिख सकते हैं, वायु परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, ध्यान देना। इसमें वर्तिकाग्र दीर्घ पंख के समान फैला हुआ एवं चिपचिपा होता है। वायु परागित पुष्पों में प्रायः एक पुष्प में अंडाशय तथा एक बीजांड पाया जाता है। इन पादपों के पुष्प में अनेक पुष्प लगे होते हैं और वायु परागण अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में होता है, जैसे मक्का, गेहूं, घास आदि में। मक्का का पादप उभयलिंगाश्रयी होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। मक्का में पुष्प उभयलिंगी होता है, सॉरी एक लिंगी होता है, जिसमें नर पुष्प पादप के शीर्ष पर होता है, जबकि मादा जो होता है पुष्प आधारी भाग में पार्श्व में लगा होता है। अगला क्या सर, ये जल परागण। जल परागण सर क्या होता है, ध्यान देना। पर परागण की वह विधि जिसमें परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। जल परागण दो प्रकार के होते हैं, अधोजल और अधिजल। अधोजल मतलब क्या होता है, जल के ऊपर, अधिजल मतलब जल के अंदर। अब ये अधोजल गुरु जी क्या होता है, ध्यान देना। जब परागण जल के भीतर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री घास, जोस्टेरा, हाइड्रेला इत्यादि जो होते हैं अधोजल होते हैं। और अधिजल क्या होते हैं, अधिजल क्या होते हैं, जब परागण जल की सतह पर होता है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ जलीय पादप जैसे वेलिसनेरिया जो होता है, इसमें हमारा अधिजल परागण होता है। ठीक है ना। वेलिसनेरिया जलीय पादप में जल परागण किस प्रकार से होता है, अगर पेपर में आएगा तो ये लिखेंगे, वेलिसनेरिया एक जल निमग्न एक लिंगी पौधा होता है, पादप है। इसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग
पादपों पर विकसित होते हैं। मादा पुष्प की इसमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जो मादा पुष्प होते हैं या लंबा कुंडलित और पुष्पवृंत पाया जाता है। नर पुष्प परिपक्व होने पर पादपों से अलग हो जाता है और जल की सतह पर बंद अवस्था में पहुंच जाते हैं, तथा मादा पुष्प अपरिपक्व अवस्था में पुष्पवृंत के कुंडलित होने से जल में डूबा रहता है। जैसे ही मादा पुष्प परिपक्व होता है, पुष्पवृंत अकुंडलित हो जाता है, जिससे मादा पुष्प जल की सतह पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब खिले हुए मादा पुष्प के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक भौतिक बल लगता है और नर पुष्पों से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार वैलिसिनेरिया में परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना? परागण के पश्चात मादा पुष्पवृंत पुनः कुंडलित हो जाता है और जल के भीतर दोबारा से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका जीवी पराग, जैसे कीट परागण। अब ये सर कीट परागण क्या होता है, ध्यान देना। जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है, यानी कि मधुमक्खी, बीटल, वयस्क इत्यादि के द्वारा, तो उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे साल्विया में कीट परागण होता है। साल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है। कीट परागण में सर्वाधिक लगभग 80% परागकण मधुमक्खी द्वारा होता है, जो परागकण का सबसे सामान्य क्या होता है, उदाहरण होता है। परागण का सबसे सामान्य उदाहरण होता है। कीट परागण करने वाले पुष्प प्राय रंगीन, मकरंद युक्त, आकर्षक, सुगंधित होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि एमोरफोफेलस पुष्प में कीट परागण होता है, जो कि सबसे लंबोत्तर पुष्प, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 6 फीट होती है। 6 फीट का बताओ इसका पुष्प होता है। युक्का में कीट पराग किस प्रकार से होता है, ध्यान देना। तो युक्का आदप में घंटाकार पुष्प होते हैं, जिसमें प्रोनूब प्रोनुबा सलभ कीट द्वारा परागण होता है। प्रोनुबा सलभ अपने अंडों को युक्का पुष्प के अंडाशय में देता है, जिससे काफी बीजांड भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और पुष्प के बीज बनने के दौरान अंडों से नए सलभ क्या होते हैं गुरुजी, उत्पन्न होते हैं। ठीक है? पक्षी परागण गुरुजी क्या होता है? पक्षी परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होती है, तो इसे हम लोग पक्षी परागण कहते हैं। जैसे कि हमिंग बर्ड होता है, पक्षी परागण होता है। पक्षी परागण के लिए पुष्प आकर्षक, रंगीन तथा मकरंद युक्त होना चाहिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा वो नहीं है, ये पेपर में नहीं आने का। चमगादड़ परागण अगर आपसे पूछा जाए, तो चमगादड़ द्वारा परागण कदम, कचनार जैसे विशाल वृक्षों के पुष्पों में होता है, जो रात्रि में खिलते हैं। इसमें हमारे चमगादड़ परागण होता है। ठीक है ना? अभी ये अनुकूलन है, अगर आप लिख सकते हैं कि पर परागण के लिए अनुकूलन क्या होना चाहिए, मतलब कि कब हमारा कोई भी पौधा पर परागण करेगा, तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। सबसे पहला वह एक लिंगी होना चाहिए। हाँ, भिन्न काल पक्वता होने चाहिए, मतलब कि अलग अलग समय में परिपक्व हो, यानी कि उसमें जो नर वाला है वो अलग समय पर हो और जो मादा वाला है वो अलग समय पर हो। हाँ, हरगुगेमी और विषम वर्तिकात होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? और कुछ है भैया? ये नहीं, छोड़ो यार, ये सब हटाइए, ये सब कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब आपका टाइम की बर्बादी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा था कि जब मैं आपको नोट्स बनाता तो पूरा एक्सप्लेन करके बनाता। तो अगर आपको लिखना है तो वो पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां पे नोट कर सकते हो। इसको लिख सकते हो। परागकण, पर परागण के महत्व क्या क्या है? तो पर परागण में विभिन्नताएं आती हैं, जो विकास को प्रेरित करती हैं। पर परागण से पादपों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता आती है, पादपों में अनुकूलन स्थापित होता है। अच्छा, पर परागण के हानि क्या क्या है गुरुजी, उसको भी देख लीजिए यार। कि पर परागण में परागण की निश्चितता कम होती है, इसमें अवांछनीय लक्षणों की समावेश होता है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें परागकण की साधन की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण होता क्या है? वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकणों से लेकर परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश होने तक सभी घटनाएं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण
कहलाता है। अगर इसका चित्र बनाना है तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ये देखिए अंदर पूरा बना हुआ है। अगर आपको लिखना है ये फिगर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कृत्रिम संकरणी क्या होता है? तो भी विभिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण करवाकर नई पादप जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को कृत्रिम संकरणीकरण कहलाता है। कृत्रिम संकरण में वांछित लक्षणों वाली पादप प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए और वांछनीय पादप परागकण से इसे सुरक्षित बचाकर रखना चाहिए। कृत्रिम संकरण में निम्नलिखित दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, विपुंसन और थैलीकरण। अच्छा, विपुंसन क्या होता है? ध्यान देना, विपुंसन अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरणी अथवा वांछित परागकण के लिए परागकोशों को पुष्प की कलिका अवस्था से हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। और थैलीकरण क्या होता है? जिसे हम लोग बैगिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? तो विपुंसित पुष्प मादा पुष्प को अवांछित परागकणों के संदूषण होने से बचाने के लिए किसी पेपर बैग से ढकने की प्रक्रिया को बैगिंग यानी कि बोरा अवस्थाकरण बोलते हैं। अगला हेडिंग है दोहरा निषेचन व त्रिसंलयन। ये इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा भैया, छपने वाला, ध्यान देना। अचल अचल दोनों नर युग्मकों को लेकर परागनलिका भ्रूणकोश में बीजांडद्वारी सिरे में क्या करता है? प्रवेश करती है। बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित अंड उपकरण की एक सहायक कोशिका द्वारा परागनलिका भ्रूणकोश में पहुंचती है और अपने दो नर युग्मकों को सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में क्या करती है? छोड़ देती है। जब इसको करेंगे तभी हमारा दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन समझ में आएगा, छोड़ देती है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद क्या होता है? अब सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में गति से एक नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रकों के पास पहुंच जाता है। अब नर युग्मक व अंड कोशिका के केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। अब युग्मक संलयन तक आपको समझ आ गया ना? अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब ध्यान देना, पहला नर युग्मक प्लस अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, तो ये युग्मक संलयन कहलाता है। और इसके बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे तो त्रिसंलयन कहलाता है। और जिसके बाद प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो भ्रूण कोश बनता है। और यही भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ध्यान देना, ये आपका द्विनिषेचन है और ये आपका त्रिनिषेचन है। अब वहां तो हेडिंग थी, लेकिन मेन ये परिभाषा है। देखिए यहाँ पे दोहरा निषेचन की परिभाषा किसे कहते हैं सर? दोहरा निषेचन। ध्यान देना, यहाँ पे एक भ्रूण कोश में दो प्रकार के संलयन अर्थात युग्मक संलयन व त्रिसंलयन होने की घटना को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। मेन एग्जैक्ट परिभाषा यही नोट करना है, तो नोट कर लीजिए। द्विनिषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम एस.जी. नवासीन ने 1898 में लिलियम तथा पेटिनेरिया नामक पादपों में देखा था, जबकि युग्मक संलयन की खोज स्टारबर्गर ने किया था। ठीक है ना? पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन एक विशिष्ट अद्वितीय क्रिया है, जो इनका अभिलाक्षणिक क्या होता है? गुण होता है। अच्छा, निषेचन की पश्च घटनाएं क्या क्या होती है? ध्यान देना, निषेचन की पश्च घटनाएं क्या क्या होता है? तो निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद जो प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका होती है भ्रूणपोष का निर्माण करती है। युग्मनज भ्रूणोद्भव के द्वारा भ्रूण बनाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और परिपक्व अंडाशय होता है फल का क्या करता है? निर्माण करता है। अच्छा, ये भ्रूणपोष क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसे कहते हैं भ्रूणपोष? तो द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, और यह सामान्यतः त्रिगुणित होता है, और यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूणकोश का क्या करती है गुरुजी? निर्माण करती है। ठीक है? भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में क्या होता है? उपयोग होता है। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष को लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे बहुकेंद्र की स्थिति बनती है, जिसमें कुछ केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं,
और तत्पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे नारियल का जो पानी होता है यह केंद्रकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, उदाहरण होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोशिकीय भ्रूणपोष में जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तथा केंद्रक विभाजन के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, फलस्वरूप कोशिकीय भ्रूण कोष निर्माण होता है जिसे चूस्कांग पाया जाता है, जैसे नारियल का सफेद जो गिरी होता है। और एक क्या होता है आपका माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है। इसके बाद जो पेपर में आता है आपका भ्रूणोद्भव आता है सर। भ्रूणोद्भव क्या होगा, अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन से भ्रूण के निर्माण की या विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसी को भ्रूण का विकास भी कहते हैं। और आरंभिक अवस्था में द्विबीजपत्री भ्रूण एवं एक बीजपत्री भ्रूण दोनों का क्या होता है, समान विकास होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण भ्रूण का विकास अगर कोई बोले तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये द्विबीजपत्री का क्या भ्रूण का विकास का एक फिगर है, यहाँ आप लगा सकते हैं। अच्छा, होता क्या लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अगर अगर आपको लिखना है तो सर्वप्रथम युग्मनज में एक अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है। निभागीय सिरे की ओर स्थित कोशिका शीर्षस्थ या अग्रस्थ कोशिका कहलाती है, जबकि बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित कोशिका को आधारी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारी कोशिका कहते हैं। फिर इसी आधारी कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके बाद 6 से 10 कोशिकी लंबा निलंबक बनता है और निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका चूस्कांग बनाती है और निलंबक की आधारी कोशिका को स्फीतिका कहते हैं, ठीक है ना। और निभागीय सिरे की ओर वाली शीर्षस्थ कोशिका में पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं, फिर एक अनुदैर्ध्य कोशिका विभाजन, अतः 4 कोशिकीय प्राक भ्रूणपोष बनता है। और इन कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकीय प्राक भ्रूण बनता है। और इस प्रकार प्राक भ्रूणपोष में परिवर्धन विकास से पहले गोलाकार, फिर हृदयाकार तथा अंत में परिपक्व भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण की कोई संरचना बोले तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या क्या होता है, भ्रूणयच्छ होता है, बीजपत्र होता है, हाँ, बीजपत्र परिक क्या होता है, बीज पत्राधार क्या होगा। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो ये आप पूरा पूरा हैंड रिटन नोट्स है, लिख सकते हैं। मूलगोप्त क्या होता है, यहाँ पूरा पूरा मैंने एक पॉइंट में करके समझाया है, तो ये सब आपके पेपर में आता है, ये आप बना सकते हैं, ठीक ना। और एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना बोले तो इसको आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा, देख सकते हैं पूरा मैंने हैंड रिटन नोट्स भैया एक एक चीज करके समझाया यहाँ पे क्या होता है पूरा, देखिए पॉइंट में। फिर यहाँ पे बीज क्या होता है इसको देख लीजिए, बीज क्या होता है ध्यान देना। बीज में अगर लिखना चाहते हो तो निषेचित बीजांड से बनने वाली अंतिम उत्पाद जो कहलाता है बीज कहलाता है। बीज में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, बीज चूल, बीज पत्र और भ्रूणी अक्ष। क्या क्या होता है इसको आप नोटेट कर सकते हैं। बीज प्रसुप्ति क्या होता है, यहाँ पे पूरा पूरा लिखा गया है, नोट कर सकते हैं। अंकुरण अवधि क्या होती है, ठीक ना। फिर बीज, बीजांड और बीज में अंतर क्या होता है, यहाँ पे आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या इसमें नहीं पाया जाता। ये हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, फल अगर आएगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फल वाला। परिपक्व अंडाशय से फल भी फल निर्मित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प क्या होता है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है। और पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष क्या होता है, बीज में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पेरी स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। फल भित्तियां गूदेदार, मांसल या सूक्ष्म दोनों प्रकार की होती है। गूदेदार फल भित्ति का उदाहरण जैसे संतरा, सेब होता है, और सूक्ष्म फल भित्ति जैसे सरसों और मूंगफली होता है। फल के प्रकार, एक वास्तविक फल होता है, दूसरा क्या होता है आपका आभासी फल होता है। वास्तविक फल को हम लोग यथार्थ फल, सत्य फल कहते हैं, या फिर ट्रू फल बोला जाता है। ऐसे फल जिनका निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है उसे हम लोग सत्य फल बोलते हैं, जैसे आम होता है। आभासी फल, ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उसे हम लोग आभासी फल बोलते हैं, जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, यह आभासी फल का क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी में फल का निर्माण जो होता है वो पुष्पासन से होता है। अनिषेक फलन क्या होता है, ये आप पेपर में अगर आएगा तो छाप देना कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन से होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फलों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन बोला जाता है, अनिषेक फलन बोला जाता है, ठीक है ना। अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न फलों के बीज नहीं पाए जाते, जैसे पपीता, अंगूर और केले में। ये सब अनिषेक फलन क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अनिषेक फलन रसायनों जैसे
पादप हार्मोन्स ऑक्सीन व जिब्रेलिन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, तो इसे प्रेरित अनिषेक फलन भी हम लोग कहते हैं। असंग जनता क्या होता है, ध्यान देना। जब किसी निषेचन के भ्रूण और बीज का निर्माण होता है तो इसे असंग जनता कहा जाता है। असंग जनन की एक विशिष्ट विधि होती है, जैसे कि घास में असंग जनन पाया जाता है। ये आपके पेपर में नहीं आएगा कितने प्रकार का होता है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक ना। इसको ना नहीं ले सकते हो, ये सब आप स्किप कर सकते हो, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आप आप ये कर लेना। अनिषेक जनन क्या होता है, भ्रूणकोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती हैं, इसे अनिषेक जनन बोलते हैं। अपयुग्मन अंड कोशिका के अलावा भ्रूणकोश की कोई भी अगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, जिसे हम लोग प्रक्रिया को अपयुग्मन बोलते हैं। बहुभ्रूणता क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला। एक बीज में अनेक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज लेवेनहॉक ने नींबू संतरा में किया था। बहुभ्रूणता के कारण क्या क्या है, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है, यह पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वो समाप्त होता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसको मैंने कराया, और जो आपको पॉइंट ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। वैसे भी मैं इसका एक एक पॉइंट करके सीएम सर बायोलॉजी हिंदी पर पढ़ाऊंगा, इसको मैं पूरा पूरा खोल खोल के एक एक पॉइंट, ठीक है ना। सीएम सर बायोलॉजी हिंदी है, आपके लिए चैनल बना हुआ है, जैसे बायोलॉजी के सारे टॉपिक, हिंदी के सारे टॉपिक आपके मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे आपका जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन था वो पूरा समाप्त होता है, जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स पर समझाया हुआ है। और इसका मैं आपको जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देता हूँ, तो जाके आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार जो 13 चैप्टर है अभी ये खत्म हो गया तो 12 चैप्टर और बचते हैं, हम लोग पूरा पूरा कवर कर लेंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी मैंने पढ़ा है पूरा बोर्ड से रिलेटेड पढ़ा है, छोटे छोटे पॉइंट करके पढ़ा है, बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट है। और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, पूरा पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, और अपने एसके स्टडी को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।